दोस्तों, जहां एक और रशियन इन्वेजन के बाद यूक्रेन समेत यूएस और पूरी यूरोपियन यूनियन आज गहरी चिंता में खुद को डूबा हुआ पा रही है, वहीं इससे ग्लोबल मार्केट पर पड़े असर से आज हमारा देश भी छूटा नहीं रहा है। इन सारे डेवलपमेंट्स के बीच जो बाइडेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रशिया को फॉर्मर यूएसएसआर से कंपेयर किया है, जिसके साथ यूएसए ने एक लंबी आइडियोलॉजिकल बैटल देखी थी। जहां 1991 में यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद दुनिया ने मान लिया था कि अब सोवियत यूनियन जैसी कोएलिशन इस दुनिया से मिट चुकी है, वहीं व्लादिमीर पुतिन ने इन सारे आकलन को गलत साबित किया है। यूक्रेनियन इन्वेजन से उन्होंने न केवल दुनिया को रशिया में आज भी बस रहे यूएसएसआर की झलक दिखाई है, बल्कि उसके फ्यूचर विजन को भी सबके सामने लाकर रखा है। लेकिन क्या वाकई में रशिया उसी फॉर्मर यूएसएसआर का रूप अपनाने जा रहा है जिसका 1991 में अंत हो चुका था? क्या हम दोबारा इस नियो लिबरलिज्म के एरा में कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म की फाइट को देखेंगे? और इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या केवल पुतिन अकेले लीड करते हुए दिखाई देंगे? आज इस वीडियो के माध्यम से हम इन्हीं सवालों पे चर्चा करेंगे। इस डिस्कशन के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे पुतिन ने रशियन गवर्नमेंट को लीड करने के साथ ही उस देश को ट्रांसफॉर्म करने के प्रयास किए। इसके अलावा पुतिन द्वारा इम्प्लीमेंटेड उन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पॉलिसीज पे भी चर्चा करेंगे, जिसे देख आज जो बाइडेन को यूएसएसआर की याद आ रही है। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, ये हो सकता है वर्ल्ड लीडर्स आज पुतिन की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पॉलिसीज को देख इस बात का अनुमान लगा रहे हों कि वो रशिया को यूएसएसआर बनने की दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने शायद अपनी मंशा काफी पहले ही जाहिर कर दी थी, जिसे समझने में वर्ल्ड लीडर्स ने थोड़ा ज्यादा समय लगा दिया। पुतिन का जन्म लेनिनग्राड में 1952 में हुआ था। ये वो दौर था जब यूएसएसआर अपने गोल्डन ईयर्स एंजॉय कर रहा था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में यूएसएसआर की जीत हुई थी। स्पुतनिक, हाइड्रोजन बॉम्ब, यूरी गैगरिन, ये सारे सोवियत रशिया का नाम दुनिया भर में रोशन कर रहे थे। 1956 में हंगरी और 1968 में चेकोस्लोवाकिया का क्रश होना, ये वो दौर है जब दुनिया भर में सोवियत सिटीजन्स का सर गर्व से ऊंचा हुआ करता था। लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद सब कुछ बदल गया, और जब व्लादिमीर पुतिन ने रशिया की बागडोर संभाली, ये देश उस यूएसएसआर से बिल्कुल अलग था, जिसके लिए उन्होंने कई साल केजीबी के स्पाई के तौर पे गुजारे थे। इकोनॉमिक क्राइसिस, वाइड स्प्रेड करप्शन, इंटरनेशनल बैकक्लैश, इन सारे इश्यूज को झेल रहे रशिया को जब पुतिन ने लीड करना शुरू किया, तो उन्होंने इस बात को साफ कर दिया कि उनकी नज़र में अब भी यूएसएसआर की इमेज धुंधली नहीं हुई है। दोस्तों, 2008 में पुतिन ने पब्लिकली अनाउंस किया था कि यदि उन्हें मॉडर्न रशिया की हिस्ट्री ऑल्टर करने का मौका मिले तो वो सोवियत यूनियन के कोलैप्स को रिवर्स करना चाहेंगे। पुतिन कई बार वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान सोवियत यूनियन द्वारा नाजी जर्मनी की डिफीट को याद करते हुए देखे गए, जिसकी मदद से उन्होंने एक न्यू रशियन आइडेंटिटी बनाने के अपने सपने को लोगों के सामने रखा। पुतिन द्वारा सोवियत यूनियन के कोलैप्स को रिवर्स करने का आइडिया उन मिलियंस ऑफ ओल्डर रशियंस से मेल खाता है जो अपने पुराने देश यूएसएसआर के ब्रेकडाउन का आज भी शौक मनाते हैं। ये वो रशियंस हैं जिन्हें आज भी यूएसएसआर एरा के दौरान मिलने वाली ग्लोबल रिकॉग्निशंस और सोशल जस्टिस ओरिएंटेड डोमेस्टिक वेलफेयर सिस्टम याद आती है। वेस्टर्न ऑब्जर्वर्स के लिए चिंता की बात यह है कि यूएसएसआर लविंग रशियंस की पॉपुलेशन पुतिन के रूल में बढ़ती चली जा रही है। सत्ता संभालने के बाद से ही पुतिन ने हर मौके पे सोवियत यूनियन के फॉल पे अफसोस जताया है, जिससे उनके महान देश की प्रेस्टीज और नेशनल आइडेंटिटी को ठेस पहुंची थी। लास्ट ईयर दिसंबर में पुतिन ने सोवियत यूनियन के कोलैप्स को हिस्टोरिकल रशिया की डेथ से कंपेयर किया था और उन दिनों प्रेवलेंट इकोनॉमिक क्राइसिस में खुद के द्वारा गुजारे गए कठिन लम्हों को जनता के सामने रखा था। इस एड्रेस में उन्होंने कहा कि यूएसएसआर के फॉल के साथ 25 मिलियन रशियंस अपने देश से दूर हो गए और नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज का हिस्सा बनाए गए। ये किसी मेजर ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी से कम नहीं था। पुतिन के फ्यूचर विजन के अनुसार रशियन लैंग्वेज, हिस्ट्री और कल्चर को डोमिनेट करना चाहिए। उन्होंने कई बार यूरेशियन यूनियन के लिए भी अपने प्लान को जाहिर करते हुए कहा कि रशिया को दूसरे एक्स सोवियत रिपब्लिक से लिंक करना चाहिए। इन सब के अलावा पुतिन ने कई सोवियत एरा सिंबल्स को भी रिस्टोर किया है। उन्होंने सोवियत नेशनल एंथम, सोवियत एम्बलम्स वापस से लोगों के बीच लाने का काम किया है। इन सारे इवेंट्स को देख हम इस बात को साफ समझ सकते हैं कि पुतिन के लिए सोवियत रशिया की इंपॉर्टेंस क्या थी और आज भी वो रशिया के पुराने रूप को किस हद तक दोबारा एग्जिस्टेंस में लाने के लिए इच्छुक हैं। लेकिन ये रही केवल वर्बल इनिशिएटिव्स और माइनर चेंजेस की बात।
पुतिन ने रशिया की सत्ता संभालने के बाद से ही कई ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे यह पता चलता है कि उनके कदम रशिया को यूएसएसआर की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। आइए पहले पुतिन की डोमेस्टिक पॉलिसीज पे एक नजर डालते हैं। दोस्तों, पुतिन जब रशिया के लीडर बनाए गए तो उनका होमलैंड पहले से बदल चुका था, या यूं कहें उनके अनुसार पहले से लेस रिस्पेक्टेबल बन चुका था, और इस लॉस्ट रिस्पेक्ट को रीगेन करने की शुरुआत की उन्होंने अपने डोमेस्टिक पॉलिसीज से। उस दौरान चेचन्या रशिया के कोलैप्स का एक सिंबल हुआ करता था। लंबे समय से चली आ रही इस लड़ाई को अब तक बोरिस येल्त्सिन नहीं रोक पाए थे, और उनके जाने के बाद ये जिम्मेदारी व्लादिमीर पुतिन की थी। पुतिन ने अपनी पॉलिसीज और मिलिट्री स्ट्रैटेजीज से चेचन्या को रशिया के कंट्रोल में लिया। इस पीरियड के दौरान रशिया को कई टेररिस्ट अटैक्स का सामना करना पड़ा, लेकिन पुतिन ने इन लोकल रिवॉल्यूशन से आयरन हैंड के साथ डील किया। चेचन्या में हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स ने जानें गंवाई, कई हजार सिविलियंस मारे गए। पुतिन पे ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स और वेस्टर्न गवर्नमेंट्स ने इंटरनेशनल लॉ तोड़ने के इल्जाम लगाए, लेकिन अंत में पुतिन ने रशियन प्रेस्टीज रिस्टोर करने में कामयाबी हासिल की, और आज उस रीजन को रशिया द्वारा अपॉइंटेड लीडर के अंडर रूल किया जाता है। इसके अलावा पुतिन ने रशियन इकोनॉमी और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ओलिगार्क्स के इन्फ्लुएंशियल रोल को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। बोरिस येल्त्सिन की लीडरशिप के दौरान इन ओलिगार्क्स ने गवर्नमेंट के ऊपर अपना कंट्रोल बनाने में कामयाबी हासिल की थी, जो पुतिन के लिए एक्सेप्ट करना नामुमकिन था। सबसे पहले पुतिन ने उन ओलिगार्क्स को क्रश किया जो मीडिया एसेट्स कंट्रोल किया करते थे। इसके बाद मिखाइल खोदोरकोवस्की, जो तब रशिया के रिचेस्ट मैन हुआ करते थे, उन्हें 2003 में फ्रॉड के केस में रशियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी द्वारा अरेस्ट किया गया। इतना ही नहीं, पुतिन ने खोदोरकोवस्की की ऑयल कंपनी को भी डिसमेंबर करते हुए स्टेट ऑयल कंपनी द्वारा एक्वायर कर लिया। दोस्तों, पुतिन ने अपनी ऑथोरिटेरियन रेजिम को कंप्लीट करने के लिए 2003 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस पे एक टाइट ग्रिप बनाए रखा, और रशियन पार्लियामेंट में उनकी पार्टी 2/3 सीट्स पे विजय हुई। जहां पुतिन की इस जीत को उन्होंने रशियन डेमोक्रेसी की मजबूती बताई, वहीं ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप ने इसे ओवरवेलमिंगली डिस्टॉर्टेड बताया। और इन सब के बाद 2020 में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की मदद से पुतिन ने खुद को रशिया का इररिप्लेसेबल रूलर बनाया। दोस्तों, भले ही एक्सटर्नल पावर्स ने रशिया के राइज को लेकर कमेंट्स किए हों, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने अपने हर एक स्टेप से एक बात क्लियर की है कि वो कोई आम पॉलिटिशियन नहीं है जो रूल करने के मकसद से रशिया को लीड कर रहा है, बल्कि वो हर स्टेप से रशिया को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। आइए अब पुतिन की एक्सटर्नल पॉलिसीज के ऊपर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, पुतिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपना इम्पैक्ट तभी डालने में कामयाब हुए थे जब 2008 में उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से बिना कंसल्ट किए जॉर्जिया में रशियन ट्रूप्स भेजे थे। जॉर्जिया और प्रो रशियन साउथ ओसेटिया और अब्खाजिया सेपरेटिस्ट के बीच छिड़ी इस वॉर में रशिया ने खुलकर इन इंसर्जेंट्स का समर्थन किया था। रशिया ने अपने एक्ट से फॉर्मर यूएसएसआर के रोल को रिवाइव किया, जिसके तहत वो अपने अलाइज को किसी भी कीमत पे अबेंडन नहीं करने वाले थे। इसके बाद जब अरब स्प्रिंग के दौरान यूएसए ने कई नॉर्थ अफ्रीकन और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में प्रो रशियन लीडर्स को हटाने में रिवॉल्यूशनरीज की मदद की, तो पुतिन ने भी अपने लॉन्ग टर्म अलाई बशर अल असद की हेल्प करने के लिए सीरिया में फोर्सेस भेजे। इस स्टेप से पुतिन ने यूएसए और वेस्टर्न ब्लॉक को क्लियर मैसेज दिए कि वो इन्फाइनाइट टाइम के लिए रशिया को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हर्ट नहीं कर सकते। रशियन बैकिंग के कारण बशर अल असद आज भी सीरिया के रूलर बने हुए हैं। दोस्तों, यूक्रेन में इंटरवीन करना भी रशिया के अनुसार जस्टिफाइड है। व्लादिमीर पुतिन का हमेशा से ही एक ऑब्जेक्टिव रहा है कि रशिया की पावर मैक्सिमाइज की जाए, जिससे वो अपने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। यूक्रेन 15 सोवियत रिपब्लिक्स के लार्जेस्ट प्रोविंसेस में से एक था, और पुतिन का मानना है कि वहां के लोग आज भी रशियन हिस्ट्री और कल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट है। आज भी यदि रशिया को एलिमिनेट किया जाए तो यूक्रेन यूरोप की लार्जेस्ट कंट्री है। यूक्रेन और रशिया के बीच टेंशंस लेट 1990 से डेवलप होनी शुरू हुई, जब नेटो रशिया के नेबरहुड कंट्रीज तक एक्सपैंड होने लगा, जहां एक और यूएस और नेटो का मानना था कि कोई भी देश अपने अलायंसेस चुनने के लिए आज़ाद है। वहीं रशिया का कहना है कि इस एक्सपेंशन की मदद से यूएस रशिया के बॉर्डर्स पे अपने मिसाइल्स और दूसरी वॉर मशीन्स डिप्लॉय करना चाहता है। इन कारणों से रशिया ने 2014 में यूक्रेन के क्राइमिया रीजन को कैप्चर कर लिया था, और इन सेपरेटिस्ट को आज भी बैक करता है जो यूक्रेनियन फोर्सेस से फाइट करती हैं। कुछ दिनों पहले ही रशिया ने सेपरेटिस्ट द्वारा कैप्चर्ड डोनेस्क और लुहांस्क को इंडिपेंडेंट कंट्रीज रिकॉग्नाइज कर यूक्रेन को लेकर अपने व्यूज क्लियर किए थे। दोस्तों, ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन क्राइसिस ने हम सबके सामने पुतिन के विजन को क्लियर कर दिया है कि वो अपने देश की सिक्योरिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज टॉलरेट नहीं करेंगे।
जहां एक और रशियन ट्रूप्स यूक्रेनियन इन्वेजन के लिए तैयार खड़ी हैं, वहीं बेलारूस ने भी जरूरत के समय रशिया का साथ देते हुए अपने ट्रूप्स यूक्रेन भेजने के संदेश दिए हैं। लेकिन इसके बाद भी फॉर्मर यूएसएसआर को पुतिन द्वारा रिवाइव करना आज कठिन नजर आ रहा है। इस बात की उम्मीद जरूर की जा सकती है कि आने वाले समय में रशिया यूएसएसआर 2.0 के फॉर्म में दुनिया के सामने नजर आए, जो दोबारा अपने फॉर्मर अलाइड कंट्रीज में एक कमांडिंग रोल हासिल कर पाएगा। इसके अलावा वर्ल्ड ऑर्डर में फर्दर पोलराइजेशन होने से हो सकता है कि हम कोल्ड वॉर के एक नए दौर को देखें, जिसमें इस बार यूएसए के अगेंस्ट केवल रशिया ही नहीं बल्कि चाइना, यूक्रेन और नॉर्थ कोरिया भी अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। दोस्तों, इस पूरे एनालिसिस को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।